हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जो आर्टिस्ट थे, पोएट, स्टोरी टेलर, फिलोसोफर, किस तरह से उन्होंने इमोशन को यूज़ करके इमोशन सेंट्रिक एक कल्चरल रोल प्ले किया नेशनल सेंटिमेंट को क्रिएट करने में। ठीक है, कल्चर हमेशा जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है ना, आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करने में हमेशा से। क्यों? क्योंकि कल्चर के साथ एक इमोशन जुड़ा रहता है। हमारा पास्ट, ग्लोरियस पास्ट होता है, किस तरह से हमने जो पास्ट से कैसे फ्यूचर में हम लोग डेवलप हुए हैं, अपने रिचुअल्स, सिस्टम को, फैमिली सिस्टम, सोसाइटी सिस्टम, ये सब चीज़ें इमोशन से जुड़ी होती है। दैट्स वाई यह एक आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इस कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं जो रोल प्ले करते हैं? वह होता है आपका आर्ट, पोएट्री, ठीक है, स्टोरीज होते हैं, म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। म्यूजिक में ऐसा नहीं सिर्फ कि जो म्यूजिक है मॉडर्न म्यूजिक, नहीं, क्लासिकल म्यूजिक होता है, फोल्क म्यूजिक होते हैं जो लोकल होते हैं, लोकल डांस फॉर्म होता है, लोकल पोएट्री होती है, लोकल सॉन्ग्स होते हैं। और ये सभी जो फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क म्यूजिक होता है, बिलीव्ड बेस्ड होता है जो लोकल हीरोइक पर्सन होते हैं। पास्ट में कुछ ऐसा कोई पर्सन है, कुछ इस तरह से वर्क करते हैं जो कि सिटीजन्स के माइंड में वो एक तरह से मेमोरेबल मैटर बन जाता है, मेमोरेबल इवेंट बन जाता है। तो उस पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी जाती हैं, सॉन्ग्स कंपोज किए जाते हैं। ये सभी चीज़ें एक फीलिंग जनरेट करती हैं। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट थे, वो जो आइडिया ऑफ नेशन है, रीजन और साइंस को क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, रोमांटिक जो आर्टिस्ट थे, रोमांटिक आर्टिस्ट क्रिटिसाइज करते थे ये लोग। क्रिटिसाइज्ड ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो फोकस पे किस पे करते थे ये लोग? इमोशन पे। इमोशन, इंट्यूशन एंड माइस्टिक फीलिंग जो होते थे। ठीक है, तो ये लोग रोमांटिक आर्टिस्ट इम्फेसाइज करते थे किस पे? ठीक है, अपना जो फोकस होता था इनका, फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन। ठीक है ना, कोई जो इंथुसियास्टिक चीज़ है जो इंसान के अंदर एनर्जी जनरेट करे। माइस्टिकल फीलिंग मतलब जादुई चीज़ों में जादू जो होता है, यानी कि हीरोइक जो फीलिंग होते हैं। ठीक है, इसमें ये लोग ज़्यादा बिलीव करते थे, इस तरह की चीज़ों में। इनका इफोर्ट था एक जो सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज एफर्ट जो इनका, ये पोएट थे, रोमांटिक जो पोएट थे, वो लोग चाहते थे कि एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज क्रिएट हो, कॉमन कल्चर हो, पास्ट, ठीक है, कॉमन कल्चरल पास्ट हो, बेसिस ऑफ नेशन। तो इन व्यू ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट, ठीक है, इन व्यू ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट, ठीक है ना, हम कर सकते हैं इन व्यू ऑफ आर्टिस्ट। क्या था? बेस ऑफ नेशन, बेसिस ऑफ नेशन। ये लोग क्या मानते थे? बेसिस ऑफ नेशन इनके लिए था कलेक्टिव हेरिटेज, शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चरल पास्ट। ओके, ये सभी बेसिस थे नेशन के इन व्यू ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट।
और इसी के लिए इन्होंने, एक जर्मन फिलोसोफर थे जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, जिन्होंने क्लेम किया कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वह डिस्कवर्ड किया जाना चाहिए एमोंग कॉमन पीपुल, दास वोल्क। ठीक है ना। तो ट्रू जर्मन कल्चर मानते थे किसको, जो दास वोल्क थे उसको ट्रू कॉमन, मतलब कॉमन पीपल थे ये लोग, दास वोल्क। ठीक है। और उनमें मानते थे कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वही मिलेगा। ये लोग एक्चुअल जर्मन कल्चर को फॉलो करते हैं। तो जर्मन फिलोसोफर इसमें बहुत एक रोल प्ले किए। उनका नाम था क्या, फिलोसोफर, इनका नाम था जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। ठीक है, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। ये इन्होंने क्या क्लेम किया कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है, ठीक है ना, किससे रिलेटेड है, क्लेम किया इन्होंने ट्रू जर्मन कल्चर को, जर्मन कल्चर बिलोंग्स टू दास वोल्क। ठीक है, दास वोल्क कॉमन पीपल थे, वहाँ के कॉमन पीपल थे। ठीक है, इसका मतलब है कि लोकल जो फोल्क चीज़ें थी उनको ज़्यादा वैल्यू दिया जाने लगा थ्रू फोल्क सॉन्ग। अब ये सब सेंस जो है कैसे क्रिएट किए गए, फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोएट्री, फोल्क डांस के थ्रू, जो कि नेशन के ट्रू स्पिरिट को पॉपुलराइज किए। ठीक है ना। तो ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, ठीक है, ट्रू स्पिरिट मतलब इंथुजियाज्म, जो सेंस है, इमोशन है, स्पिरिट ऑफ नेशन popularized by folk song, folk dance, folk poetry, लोकल जो लैंग्वेज में होता है ये सब चीज़ें। ठीक है ना। जैसे इंडिया में भी फोल्क डांस है, जैसे बिहू है, भांगड़ा है, उसके बाद आपको गरबा। ठीक है ना। ये सभी फोल्क डांस हैं, लोकल स्टेट वाइज लोकल पीपल के डांस ये सब ओकेजन पे करते हैं। तो ये ट्रू स्पिरिट को पॉपुलराइज किए। सो एक तरह से जो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग फोल्क फॉर्म्स ऑफ फोल्क कल्चर एक इसेंशियल प्रोजेक्ट बन गया नेशन बिल्डिंग में। ठीक है ना। तो लोग क्या करने लगे, नेशन बिल्डिंग के लिए जो फोल्क डांस है, फोल्क पोएट्री है, फोल्क सॉन्ग्स है, इन सबको कलेक्ट किया जाने लगा और इन टर्म्स ऑफ बुक जो है पब्लिश किया जाने लगा इनको, जिससे कि एंड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। ठीक है ना, वर्नाकुलर लैंग्वेज में किया जाने लगा। सो इम्फेसिस और, ठीक है, इम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्कलोर। ठीक है, ठीक है ना। तो इनका जो है मेन वर्क होने लगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज पे एम्फेसाइज किया जाने लगा और लोकल फोल्कलोर पे एम्फेसाइज किया जाने लगा। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये लोकल जो फोल्कलोर हैं ये मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को, ठीक है ना, ये सभी मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को बहुत पीपल तक, नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस, ठीक है ना, स्प्रेड किए लार्ज ऑडियंस तक ले गए। ठीक है ना, स्प्रेड किए मैसेज को। कौन, लोकल फोल्कलोर, वर्नाकुलर लैंग्वेज। और जो अब वर्नाकुलर लैंग्वेज भी था, लोकल लैंग्वेज भी था और लोकल स्टोरी बताई जा रही थी सबको इन हेरोइक टर्म। दैट्स वाई क्या हुआ कि इसका जो एक मैसेज है वो बहुत लोगों तक पहुंचा, ऑल ओवर यूरोप,
जो लोग पीपल थे, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और इसमें जो लाइक स्पेशली अगर हम बात करें पार्टिकुलर कंट्री की, तो जो पोलैंड है, पोलैंड में बहुत सारे जो है 18th सेंचुरी में पार्टीशन किए गए थे बाय ग्रेट पावर, जैसे रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया थे, ठीक है ना। अगर हम एग्जाम्पल ले पोलैंड की, ठीक है, इन केस ऑफ पोलैंड अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो पोलैंड पार्टीशन था, ठीक है ना, पार्टीशन बाय किसके थ्रू, रसिया, प्रूसिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ये सभी पोलैंड को वेरियस पार्ट में डिवाइड कर दिए थे और एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में एग्जिस्ट नहीं था, नेशनल फीलिंग वहाँ पे नहीं था। लेकिन नेशनल फीलिंग को, पोलैंड में नेशनल फीलिंग को जो है कैसे, जब ये सभी पार्टीशन कर लिए थे तो एक यूनियन टेरिटरी नहीं था पोलैंड के पास, नो यूनाइटेड टेरिटरी, ठीक है। तो हुआ यूं कि जो लोकल लैंग्वेज है और लोकल म्यूजिक है, नेशनल फीलिंग को क्रिएट किया गया, ठीक है ना। तो नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव इन पोलैंड बाय थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज था, इसके थ्रू, ठीक है। जैसे कैरोल कुरपुंस्की एग्जाम्पल के रूप में, जो लोकल इनके एग्जाम्पल थे, कैरोल कुरपिंस्की, ठीक है। ये सेलिब्रेटेड एक नेशनल स्ट्रगल के थ्रू सेलिब्रेट किया था, नेशनल स्ट्रगल थ्रू दिस ओपेरा एंड म्यूजिक, ठीक है ना। उसके बाद डांस, फोल्क डांस थे वहाँ के, ठीक है, फोल्क। एक मिनट, एक चीज़ हम लोग ध्यान दे दें, ये क्या किया जाता था, जो कैरोल कुरपुंस्की था, ये नेशनल स्ट्रगल को, ठीक है ना, ठीक है, ये क्या करता था, सेलिब्रेटेड नेशनल, ये पर्सन थे, ठीक है ना, और ये नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करते थे थ्रू हिज ओपेरा, ठीक है ना, ओपेरा एंड म्यूजिक, ओके। उसके बाद जो फोल्क डांस थे पोलैंड के, फोल्क डांस, ये था आपको पोलोनाइज एंड मजूरका, ठीक है ना। ये सभी फोल्क डांस थे जो नेशनलिस्ट सिंबल में इनको इंक्लूड किया गया और इसके थ्रू यूरोप में जो है, खास करके पोलैंड में नेशनलिस्टिक सेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट को क्रिएट करने में। रशियन ऑक्यूपेशन के बाद जो पोलिश लैंग्वेज है वो फोर्स्ड किया गया था स्कूल से, ठीक है ना। एक्चुअली जो जब पोलैंड को रसिया ने ऑक्यूपाइड कर लिया था तो वहाँ पे पोलिश लैंग्वेज को स्कूल करिकुलम से बाहर कर दिया गया था और रशियन लैंग्वेज इम्पोज कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इन पोलैंड आफ्टर रशियन कंक्वेस्ट पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट, ठीक है ना, फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड किसको इम्पोज कर दिया गया, रशियन लैंग्वेज को, रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड, ठीक है ना। यानी कि रशियन लैंग्वेज में यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाने लगा। तो ये एक बहुत ही सेंटिमेंट, जो पोलिश पीपल हैं, पोलैंड के लोग थे, उनके सेंटिमेंट को एक तरह से
बुरा लगा और ये लोग जो है अपने लैंग्वेज की डिमांड करने लगे, लैंग्वेज को करना शुरू कर दिए। 1831 में आर्म्ड रिबेलियन हुआ अगेंस्ट रशियन, ठीक है ना, पोलैंड में। तो ये लोग ये एक तरह से समझ लिए कि हम लोग जो है इंडिपेंडेंस ऑफ पोलैंड भी पढ़ रहे हैं, पोलैंड की इंडिपेंडेंसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। 1831 में क्या हुआ, पोलैंड, ठीक है, पोलैंड, है ना, एंड आर्म्ड रिवोल्यूशन हुआ, आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रसिया स्टार्ट हो गया पोलैंड में, ठीक है। जो पीपल थे वहाँ के क्लर्गी, जो क्लर्गी पीपल थे, रिलीजियस जो पीपल थे, वे लोग क्या करने लगे, पोलिश लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है, एज अ वीपन, ठीक है ना। तो इसमें हुआ यूं कि जो क्लर्गी पीपल थे, ठीक है ना, क्लर्गी बिगेन टू यूज पोलिश लैंग्वेज एज टूल, एज वेपन, एक तरह से यूं समझ लो वेपन्स की तरह ये लोग यूज करते हैं। क्यों, नेशनलिस्टिक सेंस को क्रिएट करने के लिए। पोलिश जो थे वो लोग चर्च गैदरिंग करना शुरू कर दिए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिए, लार्ज नंबर ऑफ प्राइस्ट एंड बिशप जो है जेल में भेज दिए गए, एंड सर्बिया, जेल आर सेंट टू सर्बिया बाय रशियन अथॉरिटी एज अ पनिशमेंट। जो रसिया के अगेंस्ट रिवोल्यूशन हुआ तो जो प्राइस्ट एंड बिशप्स, ठीक है, बिशप्स, क्योंकि ये लोग इन्वॉल्व थे लोगों को रिलीजियस सेंटिमेंट जगाने में, गैदरिंग करने में, तो इनको जो है बिशप्स were put into jail or sent to सर्बिया, साइबेरिया, नॉट सर्बिया, ठीक है ना, साइबेरिया। क्यों भेजते थे, क्योंकि साइबेरिया वेरी कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेस है, तो वहाँ के एज अ पनिशमेंट ये लोग भेजते थे। और वहाँ इसलिए साइबेरिया रीजन में इसलिए भेज देते थे कि वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होता था, कोई सिविलाइजेशन वहाँ पे नहीं था, चारों तरफ जो है आइस कवर्ड, आइस लेयर्ड एरिया है, इतना चिलिंग कोल्ड वहाँ पे था जिसकी वजह से वो ठंड से ही मर जाते थे। तो एज अ पनिशमेंट ये लोग भेज देते थे। जो पुलिस पीपल है, सिंबल ऑफ जो स्ट्रगल है उसको केम टू सीन एज अ सिंबल, ठीक है ना, पुलिस, यूज ऑफ पुलिस लैंग्वेज, ठीक है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं हम लोग इसको नोट में कि यूज ऑफ पुलिस मतलब लैंग्वेज, ठीक है ना, यूज ऑफ पुलिस लैंग्वेज ठीक है, एज अ सिंबल, ठीक है ना, लैंग्वेज सीन एज अ सिंबल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, रशियन हम कह सकते, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। तो हमने इसमें देखा किस तरह से लैंग्वेज, खास करके जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होते हैं, फोल्क सॉन्ग, फोल्क म्यूजिक होते हैं, वो किस तरह से नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं। हमने पोलैंड के एग्जाम्पल को लेकर के देखा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्यूशन, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.2, हंगर, हार्डशिप, किस तरह से जो स्टारवेशन क्रिएट हो गया ड्यू टू लैक ऑफ एक्चुअल पॉलिसी, और फिर लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, तो उसके वजह से जो रिवोल्ट होना शुरू हो गए अगेंस्ट मोनार्की एंड कंजर्वेटिव रूल्स, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखेंगे इसमें। 1830 का जो ईयर था वेरी इकोनॉमिक हार्डशिप का टाइम था यूरोप में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 1830 में
इकोनॉमिक रिसेशन बढ़ गया था। ठीक है, तो 1830 क्या था? ईयर ऑफ हार्डशिप, ईयर ऑफ हार्डशिप इन, ठीक है ना, एक तरह से हम इसको और ज़्यादा इलेबोरेटिव वे में कर सकते हैं, ईयर ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। ठीक है, तो इकोनॉमिक हार्डशिप था, क्यों था? क्योंकि ऑल ओवर यूरोप पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा था, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। पूरे यूरोप का पॉपुलेशन बढ़ रहा था, क्योंकि यूरोप में नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था। एक तरफ तो अर्बन एरिया डेवलप हो रहे थे, जहाँ पे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे थे, इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ वर्क, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरी तरफ जो पीपल अर्बन एरिया में जा रहे थे, तो रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी था वो स्टॉप हो रहा था। एक समय यूरोप में ऐसा आया कि लोग जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए कोई करने वाला नहीं था यूरोप में। इसका इफेक्ट ये हुआ कि अब अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो फूड ग्रेन की डिमांड बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, और ये एक तरह से वहाँ पे भूखमरी का, स्टारवेशन का सिचुएशन ला दिया। उसी बीच में फेमाइन वगैरह भी आ गए, तो लोगों के पास खाने को नहीं था। लोगों की सिचुएशन अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए, जिसकी वजह से लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज, ठीक है ना, टू लिव इन क्राउडेड स्लम। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू सिटीज। ठीक है ना, और सिटीज में गए तो इतना ज़्यादा जो माइग्रेशन हो रहा था कि सिटीज में उसकी कैपेसिटी नहीं थी उतने लोगों को एब्जॉर्व करने की, और दैट्स वाई वहाँ पे जो है स्लम वगैरह डेवलप होना शुरू हो गए, और लोग वैसे सिचुएशन में रहने के लिए मजबूर हो गए। जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे टाउन में, वो लोग बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से ज़्यादा कंपटीशन फील करते थे, इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, जो इंग्लैंड में क्योंकि बहुत पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, तो वहाँ से जो मशीन मेड गुड्स थी वो काफ़ी सस्ती होती थी, तो ट्रेडर उसको ज़्यादा प्रीफर करते थे, पसंद करते थे। ठीक है ना, खरीदना, और स्पेशली इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता था। तो जो स्मॉल ट्रेडर थे, स्मॉल ट्रेडर प्रीफर्ड competition from imports of cheap machine made goods from England and especially क्या चीज़, ठीक है, इंग्लैंड एंड स्पेशली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था। जो स्मॉल ट्रेडर थे वो क्या करते थे, रूरल एरिया में जो आर्टिसंस थे, बुनकर थे, हैंडलूम्स थे, उनसे वो लोग अपना एक प्रोडक्ट खरीदते थे, क्योंकि वो हैंडमेड होते तो थोड़ा कॉस्टली होता था, और उसको टाउन में बेचते थे। लेकिन जब इंग्लैंड में रिवोल्यूशन हुआ और इंग्लैंड में कॉटन टेक्सटाइल जो है मशीन्स में बनना शुरू हो गए, तो वो काफ़ी चीप रेट के हो गए, जिसके वजह से उनकी कंपटीशन बढ़ गई। और ये मेनली जो जैसे कि मैंने कहा, जो स्मॉल ट्रेडर थे वो स्मॉल होम्स और हैंडलूम से बनाते थे, इसलिए। ठीक है ना, इस सब रीजन में, जो इन दोज रीजन ऑफ यूरोप वेयर ऑटोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर,
जो पीजेंट्स थे वे फ्यूडल ड्यूज से एंड ऑब्लिगेशन के बर्डन में जो है स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है ना। तो इन ऑटोक्रेटिक रीजन, ये कह सकते हैं इन ऑटोक्रेटिक रीजन, जहाँ पे जो रूल्स हो रहे थे, ऑटोक्रेसी रूल कर रही थी, ठीक है ना। ऑटोक्रेटिक रीजन्स, पीजेंट्स जो स्मॉल फार्मर्स, आर्टिसन, पीजेंट्स स्ट्रगल अंडर बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन, जो उनको फॉलो करने थे, ठीक है, ऑब्लिगेशंस, ठीक है ना। तो इसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता था। जो फूड प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, इन टाउन एंड कंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, फूड प्राइस इंक्रीज करने लगा, ठीक है ना। फूड प्राइस इंक्रीज्ड इन सिटीज, टाउन कह सकते हैं। क्योंकि अब प्रोडक्शन तो उतना ज़्यादा हो नहीं रहा था, रूरल एरिया से सभी लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहे थे, तो रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे अब वो धीरे धीरे कम होने लगा। पॉपुलेशन जब कम होने लगा तो प्रोडक्शन कम होने लगा, और प्रोडक्शन कम होने लगा तब इसकी वजह से अर्बन एरिया में तो डिमांड बढ़ ही रहा था ना, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रहा था और उसके प्रोडक्शन कम हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो फूड की डिमांड तो थी। इसके वजह से टाउन एरिया में फूड प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो 1818 एक ऐसा ही ईयर था, ठीक है, यूरोप में। पेरिस, यहाँ पे पेरिस का सिचुएशन क्या हुआ, 1848 में पेरिस में क्या हुआ कि फूड शॉर्टेज हो गया, ठीक है ना, फूड शॉर्टेज हो गया पेरिस में। देखो किस तरह से रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड वाइड स्प्रेड मतलब पूरे कंट्री में चारों तरफ, ठीक है, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ब्रॉट पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड, ठीक है। 1848 में ऐसा सिचुएशन हो गया कि फूड शॉर्टेजेज होने लगा, सप्लाई नहीं थी फूड की, फूड प्राइस बहुत ज़्यादा था और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ड्यू टू प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो भी इंग्लैंड की तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल ओवर यूरोप नहीं था, बहुत ही बाद में हुआ ऐसा। फ्रांस, जर्मनी ये सब लेटर टाइम में, बहुत ही बाद में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू कर दिए। तो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, फूड शॉर्टेज हो गया, प्राइस बढ़ रहे थे, इसके वजह से लोग वहाँ पे जो है रिवोल्ट कर दिए पेरिस में। बैरिकेड वगैरह जो थे वो सब बना दिए गए, बैरिकेडिंग किया जाने लगा रोडवेज का। जो लुइस फिलिप था, ठीक है ना, वो भाग गया, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि लुइस फिलिप वाज फोर्स टू फ्ली, भागने पे वो मजबूर हो गया, भाग गया। नेशनल असेंबली जो है वहाँ पे रिपब्लिक को प्रोक्लेम कर दिया एंड ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल अबव 21 ईयर। तो इसमें रोल आया किसका, नेशनल असेंबली का। नेशनल असेंबली मीन्स कि अब वहाँ पे जब लुइस फिलिप भाग गया रिवोल्यूशन की वजह से, तो नेशनल असेंबली जो है वहाँ का गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर ली। असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक, मतलब फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया, एंड ग्रांटेड यूनिवर्सल सफरेज।
सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल। देखो अभी यहाँ पे मेल को ही दिया गया, वुमेन को नहीं दिया गया है। मेल्स एबव 21 ईयर, ठीक है ना। तो केवल मेल को दिया गया और वैसे मेल को जो 21 ईयर से ज़्यादा। अब ये लोग क्या किए, ठीक है, और एक और चीज़ किया गया इसमें, ठीक है ना, गारंटीड द राइट टू वर्क। नेशनल असेंबली जो है गारंटी दी राइट टू वर्क का। पीपल नेशनल असेंबली को, यानी कि अब उसके बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में नेशनल असेंबली विन कर गई, वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ और नेशनल असेंबली जो है एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करने के लिए वर्कशॉप सेटअप किया। इसी तरह से 1845 में सिलेसिया रिवोल्ट किया अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे एंड गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, ठीक है ना, सिसिलिया में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन 1845 वीवर्स जो बुनकर होते थे, वीवर्स इन सिलेसिया, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, सिलेसिया हैड लेड रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड रॉ मटेरियल, ठीक है, हु सप्लाइड रॉ मटेरियल एंड gave them orders for finished textile but drastically reduced their payment। हुआ यूं कि जो सिलेसिया प्लेस है, विलेज टाउन था, स्मॉल टाउन विलेज था, वहाँ पे बुनकर रहते थे और वे लोग, एक कॉन्ट्रैक्टर होता था जो बुनकरों को रॉ मटेरियल देता था और उन्हें ऑर्डर देता था कि आप फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है टेक्सटाइल का वो बनाएं और उस प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा मार्केट में, वो बेचते, ऐसा करते थे। ट्रेडर एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ट्रेडर और वीवर के बीच का लिंक थे, ब्रिज थे। ट्रेडर से लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे वीवर को, वीवर इनको फिनिश प्रोडक्ट देकर बना करके देते थे और ट्रेडर बेचते थे। हुआ यूँ 1815 में कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे इन्होंने जो पेमेंट है वीवर्स का बहुत कम कर दिया, जिसकी वजह से वीवर्स इनके कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से था, किस तरह से जो इकोनॉमिक हार्डशिप है इन यूरोप कैसे क्रिएट हुआ और किस तरह से जो है ये इकोनॉमिक हार्डशिप एक रिवॉल्यूशन को जन्म दिया, रिवोल्ट होना शुरू हो गए। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन 1848, ओके।